हेलो बच्चों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम धातुओं का निष्कर्षण एवं प्रक्रम की बात करेंगे और उस चैप्टर से हम रिलेटेड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव समझने से पहले उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज है, उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। क्लियर है? आइए चलते हैं। यहां पर पहला बात क्या आपको समझना है कि यहां लिखा है फेन उत्प्लावन विधि। मतलब समझना है कि फेन उत्प्लावन विधि में सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है। किसका? सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है। मतलब है, अगर आपसे पूछ दिया जाए, इस क्वेश्चन को बदल दिया जाए कि सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। या इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है, तो क्या बताएं? सल्फाइड अयस्क। अब बात होता है कि सल्फाइड अयस्क कौन होते हैं। तो सल्फाइड अयस्क मतलब है कि जिस तत्व के साथ अगर सल्फर लगा हो, कौन लगा हो? सल्फर लगा हो, वो हमारा सल्फाइड अयस्क होगा। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ? ZnS। तो Zn के साथ कौन लगा हुआ है? S लगा हुआ है, मतलब सल्फर। इसका मतलब सल्फाइड अयस्क हो गया। यहां पर क्या लगा हुआ है? S लगा हुआ है, मतलब सल्फाइड अयस्क हो गया। यहां पर क्या लगा हुआ है? S लगा हुआ है, मतलब सल्फाइड अयस्क हो गया। मतलब है, आपसे कोई पूछेगा कि पीवीएस का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, पीवीएस का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, क्या बताएंगे? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। कोई पूछेगा कि पीवीएस कैसा अयस्क है, तो क्या बताएंगे? सल्फाइड अयस्क है। मतलब एक ही क्वेश्चन से, मतलब इस टॉपिक से 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे कि फिर बोल रहे हैं कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किसका निष्कर्षण होता है, किसका सांद्रण होता है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। या सल्फाइड अयस्क का सांद्रण के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है। अब बात होगा कि सल्फाइड अयस्क कौन होते हैं, तो जिस एलिमेंट के साथ, जिस धातु के साथ अगर सल्फर लगा हो, वो आपका क्या होगा? सल्फाइड अयस्क होंगे। तो देखिए, सब में सल्फर लगा है, सब में सल्फर लगा हुआ है। तो जब सब में सल्फर लगा होगा तो वो आपका क्या होगा? सल्फाइड अयस्क होगा। दूसरी बात करते हैं लिंचिंग विधि। लिंचिंग विधि द्वारा ना एल्युमिनियम हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, ये इत्यादि जितने भी अयस्क जो तत्व होते हैं, ठीक है ना, इत्यादि अयस्कों का सांद्रण हम लोग क्या करते हैं? इस विधि का उपयोग करते हैं। तो लिंचिंग विधि द्वारा एल्युमिनियम का, चांदी का, सोना का और क्या, कॉपर इत्यादि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? इस विधि द्वारा अयस्कों का क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का अयस्क जो होगा वो किस विधि द्वारा उसको सांद्रित किया जाएगा? लिंचिंग विधि द्वारा। कोई पूछेगा चांदी का, लिंचिंग विधि द्वारा। कोई पूछेगा सोना का, लिंचिंग विधि द्वारा। कोई पूछेगा कॉपर का, लिंचिंग विधि द्वारा। मतलब है, ये आपको दिमाग में रखना है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी गेस्ट पेपर लेते हैं, चाहे कोई भी इससे रिलेटेड रहता है, तो हम लोग एक याद करते हैं कि बस इसका ये हो गया, तो उससे आपका टोटल ऑब्जेक्टिव नहीं पकड़ाएगा। लेकिन अगर मैं अभी जो बता रहा हूं, अगर इसको आप पूरा क्लियर करते हो, तो आपका प्रत्येक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कोई ऑब्जेक्टिव आपको एकदम हमेशा देता है केवल एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा? लिंचिंग विधि। लेकिन और सब तत्व कहां गए? इस तत्व का अयस्क कहां गए? इनका भी तो किया जाता है। तो अब ये समझना है कि लिंचिंग विधि द्वारा किसका होता है, तो आपका एल्युमिनियम होता है, चांदी होता है, सोना होता है, क्या, तांबा होता है, और भी तत्व है बहुत सारे। इन तत्वों के अयस्क का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। लेकिन एक बात और है, इसका निष्कर्षण जो होता है, इसका जो निष्कर्षण होता है लिंचिंग क्रिया के द्वारा होता है। अब अगर हम इसका निष्कर्षण है, किसका, इसका निष्कर्षण करेंगे, तो कौन सा विधि होगा? लिंचिंग क्रिया। लिंचिंग क्रिया। तो कोई पूछेगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कौन से क्रिया के द्वारा किया जाता है, तो लिंचिंग क्रिया। अगर क्रिया पूछेगा तो कौन सी क्रिया? लिंचिंग क्रिया। तो लिंचिंग क्रिया द्वारा क्या होता है? ये तमाम जितने भी अयस्क होते हैं, इनका निष्कर्षण किया जाता है। तो यहां पर बात हुई लिंचिंग विधि के बात करेंगे, ये सब अयस्क का सांद्रण किया जाता है, लेकिन इसका निष्कर्षण जो होता है लिंचिंग क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगला चलते हैं, गुरुत्वापृथक्करण विधि। गुरुत्वापृथक्करण विधि, ध्यान देना। गुरुत्वापृथक्करण विधि की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि भारी तत्व के जो ऑक्साइड होते हैं और कार्बोनेट होते हैं, उसको क्या किया जाता है? सांद्रित किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जितने भी
भारी जो तत्व होंगे, जैसे मतलब क्या होगा, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये तमाम जितने भी चीज होते हैं, खासकर हेमेटाइट की मैं बात करूंगा, तो ये जो भारी तत्व होंगे उसका निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाएगा। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, क्या, Fe2O3, बहुत से ऐसे मिलेंगे। तो जितने भी भारी तत्व होंगे, जितने भी भारी तत्व के ऑक्साइड होंगे, जितने भी भारी तत्वों के ऑक्साइड होंगे, और कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण जो होगा, कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यहां पर है गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा कार्बोनेट अयस्कों और भारी धातुओं के ऑक्साइड का सांद्रण होता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि किसका होता है, भारी धातुओं के ऑक्साइड तथा कार्बोनेटों का सांद्रण होता है। ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगला पॉइंट, चुंबकीय विधि, मतलब जिसमें चुंबकीय गुण आ जाए, मतलब चुंबक जो उसको खींचे, अट्रैक्ट करे। तो कहने का मतलब चुंबकीय विधि द्वारा क्रोमाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट, मैं सबका फॉर्मूला भी लिखा हूं, और मैं पीछे वाला वीडियो में, इससे पीछे वाला वीडियो में मैं सबका डिस्कशन भी किया हूं। मतलब है कि चुंबकीय विधि द्वारा क्रोमाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट, ये जितने भी अयस्क है इनका सांद्रण किया जाता है, इनका सांद्रण किया जाता है। तो चुंबकीय विधि में कौन कौन आते हैं, क्रोमाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलुसाइट, इसका सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। ये एक बात और करते हैं, हम जो बात करेंगे कि यहां पर चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के लिए, देखना इस 1, 2, 3 और भी होते हैं, इस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, साइनाइड विधि। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइनाइड विधि में, साइनाइड विधि जो होती है ये किसका निष्कर्षण इसके द्वारा किया जाता है, साइनाइड विधि द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है, साइनाइड विधि द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है, क्या बताएंगे आप? आपका चांदी हो जाएगा, आपका सोना हो जाएगा, आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। मतलब है Ag, Au और Al धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है, साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, आइए हम देखते हैं। इससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव है, अब इस सब सभी ऑब्जेक्टिव को हम जो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि इनमें किस अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। अब ये दिमाग रखना है कि मैं अभी आपको जस्ट पढ़ा गया है कि फेन उत्प्लावन विधि की बात करेंगे तो उसमें साइनाइड, उसमें हम सल्फाइड अयस्क की बात करें जिसमें सल्फर हो। आप इसमें कोई दिख रहा है जिसमें सल्फर हो? यहां देखना है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर क्या है, सल्फर है। इसमें आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला पॉइंट, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो मैं बताया था कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। जस्ट क्योंकि सल्फर है तभी जस्ट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने पलट दिया है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो भाई हम बात करेंगे फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगला बात है, लिंचिंग क्रिया द्वारा किसका निष्कर्षण होता है, लिंचिंग क्रिया द्वारा किसका निष्कर्षण होता है? तो मैंने बताया था अभी जस्ट कि लिंचिंग क्रिया द्वारा एल्युमिनियम का, चांदी का, सोना का, ये जितनी भी चीज है इसको लिंचिंग क्रिया द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगर Ag होता तो Ag होता, Au होता तो Au होता। तो मतलब है कि हम एक ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर उसका बेहतरीन, अगर सब टोटल पॉइंट अगर आ जाए तो कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा इजीली बना लोगे। अगला पॉइंट बात करेंगे, एल्युमिनियम अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, एल्युमिनियम अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? एल्युमिनियम का जब भी बात आएगा, एल्युमिनियम का जब भी बात आएगा किसको याद करेंगे, लिंचिंग को। जब भी सल्फाइड की बात आए किसको याद करेंगे, फेन उत्प्लावन को। जब भी लिंचिंग की बात आए किसको, एल्युमिनियम को। तो लिंचिंग में कौन, एल्युमिनियम आ जाएगा, सोना, चांदी। ये सल्फाइड में बात करें तो फेन उत्प्लावन आ जाएगा, और लिंचिंग में बात करें तो एल्युमिनियम, सब आ जाएगा। तो अब हम बात करने वाला है कि एल्युमिनियम अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है फेन उत्प्लावन विधि तो नहीं होगा, लिंचिंग यही होगा। तो ये लिंचिंग प्रोसेस के हम लोग बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें किस अयस्क को चुंबकीय विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है, सांद्रण किया जाता है?
तो मैंने आपको बताया था कौन कौन, अभी जस्ट मैंने पढ़ा गया कि एक मैं बताया था कि Fe3O4, दूसरा बताया था कि MnO2, तीसरा बताया कि FeO, और इसके साथ जो क्या होगा, और आप CrO3 जोड़ सकते हैं। यानी ये जितनी भी चीजें तीन जो है उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, चुंबकीय की बात करते हैं। इसमें देखना, इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस धातु का निष्कर्षण साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है? इसमें किस धातु का निष्कर्षण साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है? तो मैंने अभी जस्ट पढ़ा है, एल्युमिनियम हो जाए, सोना, चांदी, कॉपर, ये जितने भी चीज है उसमें हम साइनाइड, सॉरी तांबा की हम बात करेंगे, कॉपर की बात नहीं करेंगे। एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब जितने भी चीज है उसमें हम साइनाइड विधि का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो अगर इसका बेसिक पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखेंगे कि इसमें हम बात करें धातुओं का निष्कर्षण। जितने भी धातु होते हैं सबकी सक्रियता क्या अलग अलग होती है। सक्रियता का मतलब क्या? उसके रिएक्शन करने का जो दर होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब जितने भी, अगर इस यूनिवर्स में क्या है, धातु है, मतलब एलिमेंट है, मतलब मेटल है, उसकी सबके सक्रियता क्या होती है, अलग अलग होती है। सक्रियता का मतलब होता है कि रिएक्शन करने का दर, कोई फास्ट रिएक्शन करता है, कोई स्लो रिएक्शन करता है, उसकी मैं बात बोल रहा हूं। उसके आधार पर तो मैं बोल रहा हूं कि सक्रियता के आधार पर धातु के निष्कर्षण को तीन भागों में बांटा गया है। अब बात होगा कि सर हाइड्रोमेटालर्जी, हाइड्रोमेटालर्जी का मतलब क्या, जिसको धोवन विधि बोलते हैं, धोवन, धोकर, हाइड्रो के द्वारा। तो जितने हाइड्रोमेटालर्जी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें किस तत्वों का हम क्या करते हैं, इसका मेटालर्जी करते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे अक्रिय धातु। अक्रिय धातु कौन कौन होते हैं? सोना, सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना, चांदी और प्लेटिनम जो होते हैं ये तीनों अक्रिय होते हैं, इसलिए कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं यहां पर AU को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो नहीं करेगा, हम PT को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो नहीं करेगा। मतलब ये दिमाग में रखें कि जहां जिस पर ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं हो, H2O का इफेक्ट नहीं हो, पानी मतलब बोले जलवाष्प का इफेक्ट नहीं हो, मतलब है, तो वैसे तत्व को हम क्या बोलेंगे, सक्रिय धातु बोलेंगे। हम इसकी बात उतना नहीं करते, लेकिन ये जो है ये 100% है। इसमें कुछ रस्टी होगा तो ब्लैकिश टाइप का हो जाता है, वाला ये ब्लैकिश टाइप का हो जाता है, हम इसकी बात नहीं करते ये। लेकिन ये दोनों अगर कोई पूछेगा सबसे बेहतरीन कौन होता है, तो सबसे बेहतरीन होता है PT होता है। तो अगर सबसे ज्यादा अगर कोई अक्रिय धातु है तो वो कौन सा है, प्लेटिनम। उसके बाद किसका स्थान होता है, एव का। उसके बाद किसका स्थान होता है, Ag का। लेकिन अगर कोई पूछे तो विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक कौन है, तो Ag है। सबसे ज्यादा सुचालक कौन है, Ag है, Ag। इससे ज्यादा कोई सुचालक नहीं है। अगला बात, एक होता है उष्मा धातु कर्ण, इसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। इसमें किसका किसका हम लोग करते हैं, तांबा करते हैं, Hg करते हैं, Zn करते हैं, Pb, Fe, Ni और सब बहुत तरह। हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप गैस पेपर लगे तो उसमें आपको लगेगा ना कि एक हम ऑब्जेक्टिव रख लिए यही वाला आएगा, नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। होगा क्या कि आप एक याद करके जाओगे तो इसमें अलग जो आपने याद किया नहीं देगा, इसमें बदल देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अगर इसको डेप्थ में पढ़ोगे तो आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हर ऑब्जेक्टिव का बनेगा। क्लियर? आइए अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमेटालर्जी। इलेक्ट्रोमेटालर्जी मतलब इसको विद्युत धातु कर्म। तो विद्युत धातु कर्म की बात करते हैं, इसमें बोलते हैं क्षारीय धातु, मृत क्षारीय धातु और एल्युमिनियम। लेकिन क्षारीय धातु कौन कौन होते हैं, हेलिना कर रसद फरियाद, मतलब है कि हाइड्रोजन को छोड़कर, एच को छोड़कर कितना, ली ना करे रब से फरियाद की बात नहीं करेंगे। मतलब ये जितने भी क्षारीय धातु हैं इस सबका निष्कर्षण हम किसके द्वारा करते हैं, कौन सा मेटलर्जी का यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग विद्युत मेटलर्जी का यूज करते हैं। मृदा क्षारीय धातु, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये जितने भी चीज है ये सब कौन किस में आएंगे, तो सब आएंगे
इलेक्ट्रोमेटालर्जी में, और इसके साथ एक एल्युमिनियम भी होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर विद्युत धातुकर्म में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आप क्या बोलोगे? क्षारीय धातु, मतलब टोटल ए आ गया। मृदा क्षारीय धातु अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। और क्या एल्युमिनियम, ये जो तीन जो ब्रांच है, इसके जो तीन ब्रांच है, उसको हम लोग कौन सा मेटलर्जी यूज करते हैं? विद्युत धातुकर्म या इलेक्ट्रोमेटलर्जी का यूज करते हैं। तो एक कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा तो आप ऑब्जेक्टिव सवाल इजीली बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? आगे आते हैं, हम बात करते हैं जितने भी अयस्क होते हैं ना, तो अयस्क को धातु के ऑक्साइड में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। अयस्क को धातु के ऑक्साइड में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? अयस्क को धातु के ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। यहां पर एक बात और आपके दिमाग में होना चाहिए, कुछ ऐसे अयस्क होंगे जिसका ऑक्सीडेशन होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब बात होता है कि ये अयस्कों का जो धातु का ऑक्साइड होगा, जिसको परिणत करते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो उसमें कौन कौन से हम पैरामीटर का यूज करते हैं? पहले से हम बात करते हैं निस्तापन, और दूसरा क्या? भर्जन, इसको बोलते हैं जारक में बोलते हैं। निस्तापन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब बात यहां समझना है कि निस्तापन में हम बात कर रहे हैं। निस्तापन की प्रक्रिया में किस अयस्क की हम बात करते हैं? तो कार्बोनेट अयस्क की बात करते हैं। निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क का क्या होता है? तो तापीय विखंडन होता है। जब तापीय विखंडन होगा तो किसके अनुपस्थिति में होगा? वायु, मतलब यहां पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और ये बेचारे क्या होगा? धातु का ऑक्साइड बना लेंगे। लेकिन यहां आप देखेंगे इसमें कार्बोनेट जो अयस्क होंगे उनका क्या होगा? अवकरण होगा। मतलब है कि निस्तापन की प्रक्रिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसके लिए उत्तरदायी है? अवकरण के लिए उत्तरदायी है। मतलब निस्तापन की प्रक्रिया क्या होता है? तापीय विखंडन होता है, और किसका अनुपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। अब बात यह है कि सर धातु ऑक्साइड तो बना दिया, लेकिन जब अवकरण होगा तो सर किसका? वैसे अयस्क जिसमें छिद्र हो, जिस अयस्क में छिद्र अगर हो जाएगा तो उसका अवकरण आसानी पूर्वक होगा। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूं। जैसे आपका एक कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं संगमरमर भी बोलते हैं, और जो अंडे का छिलका होता है वो किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन का एब्सेंस में अगर इसको मैं हीट करूंगा, मतलब तापीय विखंडन करूंगा, तो एक किस में बदल जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, और कौन सा यहां निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। मतलब है कि यहां पर देखना है इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो, क्योंकि ऑक्सीजन क्या धीरे धीरे घट रहा है ना। तो जहां पर ऑक्सीजन अगर घटना स्टार्ट हो जाए, आप सोच लेना कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है। यहां पर 3 था, अब यहां पर कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब है कि अगर मैं इससे तुलना करूं, ये तो गैस कर बाहर निकल जाएगा, तो मेन चीज आपका यही बचेगा ना, मतलब यहां पर क्या होगा? इसका आप क्या कर रहे हो? अवकरण कर रहे हो। मतलब है ये बेचारा कार्बोनेट किसमें बदल गया? किसके कारण? अवकरण के कारण ये बेचारा बदल गया। क्लियर? हम भर्जन में बात कर रहे हैं। भर्जन की जब भी बात होती है तो ये सल्फाइड एस की बात करती है। किसकी? सल्फाइड एस। तो आप बताओ, सल्फाइड एस का मैं जस्ट पढ़ा क्या हूं, कौन होता है? ZnS, PbS, CuFeS2, ये जितने भी है सब सल्फाइड एस के। और सल्फाइड एस का सांद्रण हम लोग किस विधि द्वारा करते हैं? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। कौन सा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां पर देखना है कि यहां पर हुआ क्या कि इस प्रक्रिया में इस सल्फाइड एस का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्यों? समझना है कि यहां पर सल्फर था, लेकिन ये किस में बदल गया? ऑक्सीजन में। मतलब ये बेचारा बदल क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ आ गया। मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ध्यान देना, भर्जन की प्रक्रिया में सल्फाइड एस का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। लेकिन निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बन का क्या होता है? तो ये अवकरण होता है। ये निस्तापन की प्रक्रिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो तापीय विखंडन के लिए, और इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा।
जब हम इसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो ये क्या बदल जाएगा, ये धातु को ऑक्साइड बना लेगा। मैं यहां पर एग्जांपल में दिखा रहा हूं, दिखाया हूं, देखिए कब ये प्रोसेस होगी, जब अयस्क में क्या हो जाए, छिद्र हो जाएगा। जब अयस्क में छिद्र हो जाएगा यहां पर, तब ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात होगा कि ये वर्जन की प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। तो जो चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी मतलब उसका अवकरण होगा। मतलब ये ऑक्सीजन का एब्सेंस में होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन के उपस्थिति मतलब है प्रेजेंट में होती है। तो जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, अगर नहीं होगा अवकरण। वर्जन में सल्फाइड को क्या करते हैं हम लोग, सल्फाइड को किसमें बदलते हैं, धातु ऑक्साइड में। लेकिन इसमें किसको, निस्तापन में किसको बदलते हैं, कार्बोनेट को बदलते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल दे सकता है। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रगलन, या इसको प्रद्रवण भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में स्मेल्टिंग बोलते हैं। कहता है कि जब जारित अयस्क या निस्तापित अयस्क, तो जारण किसका होता है, तो अब सल्फाइड का, और निस्तापन किसका होता है, तो कार्बोनेट का, से धातु को द्रवित अवस्था में, धातु को किसमें, द्रवित अवस्था में प्राप्त किया जाता है। मतलब जब जारित अयस्क या निस्तापित अयस्क से धातु को द्रवित अवस्था में किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो जारित या निस्तापित अयस्क को किसी अवकरण, कोई भी अवकरण हो, अवकरण में बात क्या, CO और क्या C के साथ मिश्रित कर, इस मिश्रण को क्या करते हैं, उच्च ताप क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब ये जो मिश्रण है इसका मिश्रण है, इसको उच्च ताप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिसमें क्या होता है, गर्म करके इसका क्या किया जाता है, प्रगलन किया जाता है। तो अगर जेडन ऑक्साइड जो है तो जारित ऑक्साइड होगा। जब इसको क्या करेंगे, जब हम कार्बन के साथ दोनों को मिक्स करके बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, जेडन मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा। अब यहां जरा सोचना है कि ये ऑक्साइड किसमें बदल गया, जेडन बदल गया, मतलब यहां क्या हो गया, इसका यहां पर इसका हो गया अवकरण। क्या हो गया, अवकरण हो गया। मतलब है इसको हम डिफिनेशन के द्वारा, इसी के द्वारा हम दूसरा डिफिनेशन बना रहे हैं कि धातु के ऑक्साइड को, मैं बोल रहा धातु का ऑक्साइड है, ये धातु का ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में क्या किया जाता, अवकृत किया जाता है। अवकृत का मतलब हो कि अवकरण। धातु के ऑक्साइड में क्या किया जाता है, धातु में क्या किया जाता है, अवकृत किया जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। तो अगर प्रगलन का परिभाषा अगर आप ये लिखते हो तभी काम चल जाएगा, लेकिन रियल परिभाषा क्या होगा, ये होगा। लेकिन अगर ये दोनों मिलाकर अगर लिखते हैं ना तो बहुत बहुत बेहतर होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें, कोई भी अयस्क जो होता है, अयस्क में क्या होता है, कुछ अशुद्धियां उत्पन्न होती है, कुछ अशुद्धियां होती है, अयस्क में कुछ अशुद्धियां होती है। उस अशुद्धि को क्या करते हैं हम लोग, द्रव या फ्लक्स से संयोग करेंगे। फ्लक्स कौन होते हैं, तो फ्लक्स जो होता है इसका क्या होता है, SiO2 होता है। और यहां जो अयस्क में जो अशुद्धि के रूप में आप देख रहे हो, एक कौन है, CaO, एक कौन है, FeO। इसके साथ जब इसको हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, धातमल बन जाएगा या द्रोणशील बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्रोणशील। तो अधात्री की हम बात बोल रहे हैं कि अधात्री मतलब हो गया गैंग, हो गया गैंग, हो गया गैंग। को जब हम क्या करेंगे, फलस्क को जब हम आपस में मिला देंगे इसको दोनों को, तो ये हमको क्या बन जाएगा, स्लैंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्लैंग बन जाएगा। स्लैंग जिसको हम बोलते हैं धातुमल बोलते हैं या द्रोणशील बोलते हैं। तो याद रहे, स्लैंग और फ्लस्क जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, स्लैंग बनेगा, या उसको हम क्या बोलते हैं, धातुमल। धातुमल का फॉर्मूला क्या हो सकता है, CaSiO3 FeSiO3। जहां पर अगर SiO3 मिल गया तो सोच लेना बाबू मेरा क्या हो गया, ये स्लैंग हो गया, मतलब क्या, धातुमल हो गया। एक बात और, अगला हम बात कर रहे हैं कि बॉक्साइट का फॉर्मूला आपको पता है ना, Al2O3 2H2O, इसमें वाटर होती है। तो जब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मतलब Al का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो पहला विधि बात बोल रहे हैं कि हॉल की शुष्क विधि कहते हैं, हॉल की शुष्क विधि। दूसरा क्या होती है, वायर की आर्द्रता विधि, और तीसरा क्या होती है, सरफेक विधि। मतलब अगर आपसे कोई पूछे, आप अभी जस्ट पढ़ा गया, जब आप गैस पर या कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें केवल आपको एक ही देगा, लेकिन
आप अगर ये याद करके गए हैं तो ये आपको नहीं देगा, इसका क्या ऑप्शन है, बदल देगा। ऑप्शन बदल, दिमाग बदल गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर? तो याद रहे, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का उत्पादन हॉल की शुष्क विधि द्वारा किया जाता है, पहला। दूसरा, वायर की आर्द्रता विधि द्वारा किया जाता है। और तीसरा, सरफेक विधि द्वारा किया जाता है। सरफेक विधि द्वारा, वायर की आर्द्रता विधि द्वारा और हॉल की शुष्क विधि द्वारा किया जाता है। अगला बात, एल्युमिनियम एल्यूमिना Al2O3 के विद्युत अपघटन से, अगर एल्यूमिना जो होगा Al2O3, इसका जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो वहां से हमको 99.5% एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। मतलब होगा 99% कितना, 5% एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। लेकिन अत्यंत शुद्ध हमको एल्यूमिनियम चाहिए, तो उसको शुद्धिकरण करने के लिए कौन सा विधि चाहिए, तो हुप विधि। मैं क्या यहां लिख रहा हूं, हुप, मैं लिख रहा हूं कि हुप विधि के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। क्या करते हैं, इसका निष्कर्षण करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है कि भार्जन की प्रक्रिया में किस अयस्क को जारित किया जाता है। तो अगर हम भार्जन की बात करते हैं तो भार्जन में हम किस अयस्क को जारित करते हैं। तो भार्जन में अगर हम बात करें तो भार्जन में अगर हम अयस्क की बात करते हैं तो हमेशा याद रहे कि हम यहाँ सल्फाइड अयस्क की बात करते हैं। भार्जन में किसकी बात करती है, सल्फाइड अयस्क की बात होती है। किसकी, सल्फाइड अयस्क की बात होती है। मतलब इसमें है ऑप्शन कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड, सल्फाइड, धातु साइनाइड। तो क्या होगा, सल्फाइड। भार्जन की प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क का ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। पीछे पड़े हुए हैं। निस्तापन में किस अयस्क को ऑक्साइड में परिणत किया जाता है, कार्बोनेट को। निस्तापन बोल रहे हैं, कार्बोनेट को, सल्फाइड को, ऑक्साइड को, सभी को। तो मैं बताया था कार्बोनेट को, किसके, कार्बोनेट को। अगला बात कर रहे हैं कि अत्यंत शुद्ध एल्युमिनियम किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि द्वारा, हुप विधि द्वारा, साइनाइड विधि द्वारा, सभी। तो मैंने बताया कि यहां से 100% मान के चलिए, इसमें होता है एल्युमिनियम 99 कितना 5%, लेकिन इसमें का प्योर 99.999% होता है। इनमें कौन धातुमल है, धातुमल मैं बताया था, कोई भी धातुमल की बात करेंगे तो Fe और मैंने O है, इसमें क्या हम जोड़ देंगे, SiO2। बालू का फार्मूला है, क्या है, ये बालू है, यही ये जुड़ जाएगा तो कौन हो जाएगा, CaCO3। ये क्या देगा, CO बदल दे प्लस CO2 देगा। ये किसके लिए उत्तरदायी है, निस्तापन के लिए, भार्जन के लिए, दोनों के लिए में से कोई नहीं। किसके लिए, निस्तापन के लिए। क्लियर? अब हम बात करें धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन जो होता है ना, 1 2 3 4 प्रोसेस से किया जाता है। लेकिन आसवन विधि द्वारा किसका किया जाता है, इस आसवन विधि का दूसरा नाम है स्वर्ण विधि। इसमें ZnCd और Hg, आपको याद है ZnCd द्रवीकरण विधि द्वारा या द्रोण विधि द्वारा किसका होता है, BISNPB और भी होता है। विद्युत अपघटनी शोधन या विद्युत शुद्धिकरण विधि द्वारा तो आपका जितना कॉपर, Ag, AU, Al, Cr, Zn, Ni और भी बहुत से क्या होते हैं, तत्व होते हैं जिसका शोधन किया जाता है। तो याद है शोधन करने की विधि है। कोई पूछा विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किस तत्वों की, इसमें से कोई तत्व हो सकता है। तो कुछ ऐसे तत्व जो नहीं होंगे, लेकिन कुछ होंगे जो होंगे। वाष्प प्रावस्था शुद्धिकरण या इसका शोधन बोल सकते हैं। इसमें Zr होता है, Ti होता है, Ni होता है। तो याद रहे इसमें दो विधि होते हैं, मॉन विधि और दूसरा था वान आर्केल विधि। तो मॉन विधि द्वारा में क्या होता है, निकेल, और वान आर्केल में क्या होता है, Zr होता है या क्या, Ti होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद, बाय।